हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक ऐसे वीडियो पर डिस्कशन जिस पर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन से पढ़ रही थी और कमेंट सेक्शन से मुझे ये समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट वाला इशू, कि किस तरीके से अगले 4 महीने के लिए हम लोग प्रिपेयर करें कि हम लोगों का सिलेक्शन हो सके, कैसे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर सके। तो ये सारी चीजों पर जो चीजें मेरे अकॉर्डिंग आपको काम कर सकते हैं या जो मेरे लिए वर्क करी, वो सारी चीजें मैं इस सेशन में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे। आपका क्या एडवाइस है या क्या सजेशन है या आपको क्या लगता है कि आपके लिए और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है जेआरएफ अड्डा का। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो जो भी इश्यूज आप लोगों को आ रहे हैं उससे रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम अदिति है। मैंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2019 दिसंबर के अंदर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में, और पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाती हूँ। आप सभी लोगों के लिए जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का, वो सारा कलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों के लिए आती हूँ, सो दैट आप लोगों से डिस्कशन कर सकूं, कुछ सीख सकूं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोगों से शेयर कर सकूं। तो बस इसी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप सब लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। अपना ही प्लेटफॉर्म है जेआरएफ अड्डा, आप इस पर जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी 17 तारीख को इस संडे को आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट हर साल करवाते हैं जैसा, बिल्कुल वैसे ही करवाया जा रहा है। ऑल इंडिया जेआरएफ टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाला है। तो अगर आपने इसके लिए एनरोल नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और वहां पर आपको टेस्ट के अंदर जाके ऑलरेडी ये शो हो रहा होगा। 17 तारीख को होगा, रिजल्ट इसका 18 तारीख को बताया जाएगा। ऑल इंडिया लेवल पर होने वाला है और सोल्यूशन इसका 19 तारीख को मैं सुबह यूट्यूब पर आप लोगों को दिखाने वाली हूं। तो करना कुछ भी नहीं है, जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर जाना है और वहां पर आप लोगों को ये टेस्ट मिल जाएगा। जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, ये जो थीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं बस वही है कि आपके लिए नेट हो, सीएसआईआर नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हो, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम्स हो, सबके अंदर मेहनत करने का प्लान हम लोगों ने किया हुआ है। तो अगर आपको ज्वाइन हमें करना हो तो आप लोग कर सकते हो। आपके लिए कंप्लीट बैच है वीडियो कोर्सेज फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, एज वेल एज आप लोगों के लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं। जैसे इस तरीके के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है जो आप लोगों को मेरे मिलते हैं, ये मेरे ही नोट्स हैं। पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स, ऐसे ही पेपर 2 के भी आप लोगों को इंडिविजुअल यूनिट्स के मिलते हैं। और अगर आप कोर्स लेते हो तो कोर्स के साथ में ये बुक भी आपको मिलती है, या अलग से आप परचेज करना चाहते हो तो भी आप ऐप पे कॉल कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग लेके आते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है तो आप वहां पर हमको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करना शुरू करती हूँ। और हमारा प्लान है 4 मंथ वाला, है ना। तो जो ये 4 मंथ वाला प्लान है इस पर मैं अभी काम करना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैं 4 मंथ इसलिए बोल रही हूँ कि फरवरी का टाइम ऑलरेडी चल रहा है। फरवरी के बाद में आप लोग निकाल लीजिए तो आप लोगों का मार्च हो गया, हमारे लिए अप्रैल हो गया और हमारे लिए मई का टाइम हो गया। अगर मैं देखूं तो जून में हम लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है और जून 2024 में लगभग 21 जून से एक्सपेक्टेड है कि हम लोगों का जो एग्जाम है वो होने वाला है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो इन टोटलिटी आपके पास में लगभग 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए। अब ये 4 महीने कैसे मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं इसके ऊपर हमको काम करना है। देखो, मैं आप लोगों से बात करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम सूट्स है जो मुझे लगता है कि यूजुअली स्टूडेंट की तरफ से आते हैं, या मैं तैयारी करूं तो मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और फिर कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास में इशू आता है डेडलाइन का, या मैं कह सकती हूँ कि जो टाइमलाइन है उसका एक बहुत बड़ा इशू है जो आपके पास में आएगा। दूसरा इशू अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए आएगा कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो बना हुआ है। सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, कैसे है अभी बात करूंगी। इसके बाद में आता है आप लोगों के लिए रिसोर्सेज का इशू, और ये जो रिसोर्सेज का इशू है ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ज्यादा रिसोर्सेज होना भी खतरनाक हो जाता है। तो रिसोर्सेज का एक इशू है। इसके बाद में हमारे पास में आता है कॉम्पिटिशन, कि किस लेवल का जो कंपटीशन है वो हमारे साथ में चल रहा है। ये कुछ प्राइमरी मैं कह सकती हूँ अम्ब्रेला टर्म्स है जिसके अंडर बहुत सारी माइक्रो प्रॉब्लम्स आ सकती है। माइक्रो प्रॉब्लम्स के लिए तो थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा, बट ये अम्ब्रेला टर्म्स है जो मेजर इश्यूज है किसी भी एक जनरल पर्सपेक्टिव से किसी भी एक स्टूडेंट के दिमाग में जो आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, जो आप लोगों का ये टाइमलाइन वाला इशू है, ये इशू कैसा है कि अगर जैसे हम लोगों ने अभी बात करी तो 4 महीने अप्रोक्सीमेटली मैं लगा के देख लूं तो आपके पास में 120 दिन रहेंगे। 120 दिन जो है, क्या वो 120 दिन सफिशिएंट है? क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। आपके ग्रेजुएशन, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, 11th-12th के अंदर का थोड़ा बहुत आप लोगों का बेसिक्स, और उसके बाद भी बियॉन्ड वाला जो पोजीशन है वो आपके सिलेबस का इस वक्त है, जो स्टेटस है।
सिलेबस चेंज को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चली थी, बट अभी तक कोई चेंज के बारे में अपडेट आई नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो भी सिलेबस है वहीं से हम लोगों को प्रिपरेशन शुरू करनी है। बट हाँ, ये भी है कि भाई इन बिटवीन ये लोग कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपके लिए नोटिस भी निकाल सकते हैं। तो एक हेडेक तो डेफिनेटली सिलेबस का अभी इस वक्त बना हुआ है। बट अगर अभी के रिस्पेक्टिव में भी देखूं तो सिलेबस आपका बहुत फास्ट है, सिलेबस वास्ट है। और अगर बात किया जाए तो सिलेबस के अंदर आपकी पेपर 1 की भी 10 यूनिट और आपके पेपर 2 की भी 10 यूनिट है। तो इतने टाइम के अंदर क्या हम लोग ये कवर कर सकते हैं, नहीं कवर कर सकते, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि मैं आपकी जगह हूं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को आपकी जो स्केड्यूल है ना, आपका स्केड्यूल आप लोगों को सेट करना होगा। हमें टाइम टेबल अपना सेट करना होगा। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, जितना पढ़ो उसे ज्यादा पढ़ो, वहां हमारे लिए थोड़ा फायदा हो सकता है। जितना ज्यादा हम फोकस करेंगे कि टू मच करने की कोशिश करें, उतनी चीजें हमारे लिए बिगड़ती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो 120 दिन है, इस 120 दिन को मैं 40-40 दिन के अंदर डिवाइड करने वाली हूँ। अब आप सोच के देखिएगा, ऐसा मैं इसलिए कर रही हूं कि अगर बात किया जाए तो आप सभी लोगों के लिए ये जो 40 दिन है, इस 40 दिन के अंदर मैं अपना रिदम सेट करने के ऊपर बात करूंगी और मैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ने की बात करूंगी। कैसे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स की बात कर रही हूं? अगर मैं बात करूं अपने पेपर 1 की और अपने पेपर 2 की, इन दोनों के अंदर ही मैं जो है वो यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन करूंगी। मान लीजिए मैंने यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन किया। अब यूनिट वाइज मतलब पेपर 1 की एक यूनिट उठाई, उसको कवर किया, खत्म किया, फिर पेपर 2 की एक यूनिट उठाई, है ना, मतलब पैरेलल के अंदर पेपर 1 की उठाई, पेपर 2 की उठाई। दिन के अंदर 2 बार ही तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपना समय कि आप पेपर 1 का भी एक यूनिट चला रहे हो, साथ में पेपर 2 का भी। मान लीजिए कि आप इस तरीके से यूनिट पढ़ रहे हो, 7 दिन के अंदर आपकी एक यूनिट खत्म होती है, तो इस तरीके से कलेक्टिवली यूनिट वाइज हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ये यूनिट कौन सी उठानी है, क्या हमको पहले ही नंबर की यूनिट से शुरू करना है, ये आपको डिसाइड करना होता है आप लोगों के प्रीवियस ईयर एनालिसिस से। प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अंदर जाइए, बिकॉज एक पार्टी टू रूल हम लोग पढ़ते हैं। वो रूल ये कहता है कि आप लोगों के लिए जो आपका 30% जो सिलेबस होता है ना, वो 30% सिलेबस आप सभी लोगों का 70% पेपर रखता है। आपके 30% सिलेबस में से ही 70% आप लोगों का पेपर बनता है, ऐसा रूल है और ये साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हम लोग ये टर्म पढ़ते हैं कि 20% ऑफ द कोड कंटेन्स 80% ऑफ द एरर्स। बस वही चीज आपको समझने की जरूरत है कि जो आप लोगों का सिलेबस है ना 30%, कि कौन सा 30% टारगेट करना है, ये पहले के 40 दिनों के अंदर हम लोगों को समझने की जरूरत है। और ये कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ में। आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के साथ में जब आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में आप लोग कर रहे हो, तो उसके साथ में आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मेरे पर्टिकुलर पेपर 2 के अंदर यार ये पेपर 1 की यूनिट बड़ी पूछी जाती है, तो अगर मैं पेपर 2 की ये यूनिट पढ़ रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे ये करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर साइंस हूँ, मुझे पता है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी यूनिट से ज्यादा सवाल बनते हैं, तो मैं अपने 40 में ये चीज लेके जा लूंगी। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आप लोगों को एटम 2.0 में पेड बैच में सबसे पहले मैंने आपको टीओसी पढ़ाया, फिर मैंने आप लोगों को नेटवर्किंग पढ़ाया, अब मैं आप लोगों के लिए डेटाबेस लेके आ रही हूँ। तो ये चीज मैंने इसलिए बना रखी है कि जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या एक ऐसी यूनिट जो इजी टू अप्रोच हो और आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करके आपके स्कोर बढ़ा सके, ऐसी यूनिट सबसे पहले पढ़नी है। ऐसी यूनिट जिसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली है, उस यूनिट को सबसे एंड में मैं उठाना पसंद करती हूँ। ये मेरा तरीका है, हो सकता है कि आपका बिल्कुल उल्टा हो, बस मैं बता रही हूँ कि ऐसा मैं करती थी। वही चीज यहाँ पर है कि यूनिट वाइज हम चल रहे हैं, और यूनिट वाइज चलते हुए हमने कैसे क्लासिफाई करना है प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बिहाफ पर। आपको आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पैरेलल में लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज ये मस्ट है। पेपर 1 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पेपर 1 में वो यूनिट सबसे पहले उठाओ जिस यूनिट से आपके प्रीवियस पेपर्स में पिछले 5 सालों के अंदर सबसे ज्यादा सवाल बने हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क आपको करना रहेगा। अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो 40 डेज है, ये नेक्स्ट 40 डेज मैं कंसोलिडेशन के ऊपर काम करूंगी। डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए जो ये कंसोलिडेशन वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंसोलिडेशन है, इससे मतलब मेरा ये है कि आपने जो अभी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, चाहे आप लोगों ने 40% पढ़ा, आपने 50% पढ़ा, जितना भी आपने पढ़ा, आप उसको कंसोलिडेट करिए। कंसोलिडेट कैसे करेंगे? आप लोग कंसोलिडेट करेंगे प्रैक्टिस से। जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप लोगों के टिप्स पे होने चाहिए, क्वेश्चंस निकालने की हैबिट आपकी होनी चाहिए। प्लस आप सभी लोग जो है वो फिर न्यू पढ़ सकते हो। ये न्यू पढ़ना कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करेंगे कि आप पेपर 1 के अंदर और पेपर 2 के अंदर कहां पर लैग कर रहे हो। ऐसा कौन सा है, जैसे इमेजिन करिएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि मैम पेपर 2 तो हमारा सही रिदम पे चल रहा है, पर पेपर 1 में हम लैग कर रहे हैं।
मान लीजिए 2 ही यूनिट है जो आप पढ़ पाते हो, तो कोई बात नहीं, हम पेपर 1 को थोड़ा बकअप करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ज्यादा चीजें पेपर 1 के यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको आपके दिन का टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं ये 4 घंटे पढ़ूंगा, 5 घंटे पढ़ूंगा, मैं मेरे पास में 2 ही घंटे का समय है, नहीं मेरे पास में जो है वो पूरा का पूरा 10 घंटे का समय है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और टाइम मैनेजमेंट पर या टाइम टेबल मेकिंग पर अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो और बना दूंगी, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट हाँ, ये आपका पर्सपेक्टिव है ना, कि कैसे आप लोग डिवाइड करते हो, चाहे आपके पास 2 घंटे है, 2 मिनट है या 200 मिनट है, वो फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको डिसाइड करना है कैसे डिवाइड करना है। बट हाँ, ये चीज आप जरूर करिए कि अगर हमने जो पढ़ा है उस पर हम कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और प्रैक्टिस का एक पूरा का पूरा फ्लो होता है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर, उसके बाद में FIQs, जो मैं बोलती हूँ हमारे क्लासेस में भी मैं हमेशा आपको करवाती हूँ ना, जो आप लोगों के FIQs है, एंड देन उनसे रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट्स है, फिर वो डाउट्स आपके सॉल्व होने चाहिए। अब बचते हैं ये लास्ट के 40 दिन। ये जो लास्ट के 40 दिन है, ये लास्ट के 40 दिन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं आप सभी लोगों के रिवीजन में। देखो, रिवीजन कंसोलिडेशन वाले पार्ट में भी होगा, रिवीजन यहाँ पर भी होगा। आपने एक हफ्ते कोई चीज पढ़ी है तो संडे के दिन आप डेफिनेटली उसको रिवाइज कर रहे हो, हर तीसरे दिन आप रिवाइज कर रहे हो। बट ये रिवीजन वो वाला रिवीजन नहीं है। ये रिवीजन जो है ये माइक्रो था, ये अभी मैक्रो लेवल पे चलेगी चीजें। ये रिवीजन ऐसा रिवीजन है जो हम लोग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द नोट मेकिंग जो हमने करी है। ये पूरे टाइम के दौरान जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज करोगे, जो बड़ी बड़े मैराथन वीडियोस आप लोगों के लिए आते हैं उनके साथ में आप रिवाइज करोगे। ये वो चीजें हैं जो आप सब लोग रिवाइज कर रहे हो कि आपका जो कंसोलिडेटेड पार्ट है, जो आप लोगों ने यहाँ पर ये 40 से 50% डेफिनेटली पूरा कर लिया होगा, ये वाला पार्ट है। और डेफिनेटली आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी नई चीजें भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो ये प्रीवियस वाला भी रिवाइज करना है और ये जो नया पढ़ा था ये भी आप रिवाइज कर रहे हो इन कंपैरिजन टू द नोट्स जो आपने बना रखे हैं, या जो आप लोगों के लिए बड़े वीडियोस आते हैं जो आपने बना रखे हैं। प्लस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन निकल के आएगा आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस आपके मॉक टेस्ट की होगी, जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके जाओगे, उतना आपके लिए बेटर है। और आपको पता है जो ये मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो आपके लिए मॉक टेस्ट बनाती हूँ, भले ही मैं आप लोगों को 20 मॉक टेस्ट दूं, पर वो 20 मॉक टेस्ट डेफिनेटली होता है कि उसमें परफेक्ट प्रपोर्शन होना चाहिए आपके प्रीवियस ईयर का भी और आपके नए क्वेश्चंस का भी। तो उस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर करना है। प्लस जो रिवीजन, ये वाले रिवीजन की मैं बात कर रही हूँ, ये जो रिवीजन है ये कंटेन करता है टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन, है ना। ये जो लास्ट के 40 दिन है, मैं कभी किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोलती हूँ कि आप यूनिट वाइज जाओ, आपको टॉपिक वाइज जाना होगा। पिछले 80 दिनों के अंदर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में, चाहे वो यूनिट थ्रू पढ़ी हो, बट अब हम लोगों को टॉपिक वाइज जाना है। जहां तक जब आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इस टॉपिक से बड़े फ्रीक्वेंट सवाल बनते हैं। जैसे आपको पता है कि ICT से मैम मेमोरी में से बड़े सवाल बनते हैं, या आपको लगेगा रिसर्च में से मैम सैम्पलिंग से हर बार क्वेश्चन बनता है, या टीचिंग एप्टीट्यूड में लगेगा यार मैम टाइप्स ऑफ लर्नर से हर बार क्वेश्चन बनता है, नॉर्मलाइजेशन से हर बार क्वेश्चन बनता है, या आपको पता आ गया कि यार एवरेज अगर पता होगा तो DI हम लोग निकाल पाएंगे, अगर प्रोपोर्शन पता होगा तो DI हम लोगों के लिए फ्रीक्वेंट हो जाएगा। जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास में रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो जाती है, और फिर ये सारी चीजें जो है हमारे लिए एक साथ मिलकर काम करती है विद 3 आवर्स, जो मैं हमेशा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। और ये जो 3 आवर्स है मेरे लिए, वो 3 आवर्स यही कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को रीड करना है, फिर हम लोगों को जो है वो रिलेट करना है, और फिर हम सभी लोगों के लिए जो है वो रिकॉल करना है। रिकॉल आप तभी कर पाओगे जब आपने अच्छे से रीड किया होगा, और रिकॉल करने के लिए रिलेटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। ये जो आप लोगों ने पढ़ा, ये जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट है, ये अगर आपने अच्छे से करा है तो ही आप रिलेट कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर निकल जाए, ये एक जीत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते ये समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन को कहां से पूछा गया है और इसमें क्या पूछा जा रहा है, मेरे हिसाब से वो मेरी जीत है। वो इसीलिए जीत है क्योंकि क्या आंसर होगा ये रट के नहीं बैठे हैं। हो सकता है कि चीजें चेंज हो जाए, बट अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कहां से आया है, कौन सी यूनिट से आया है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने अगर वो चीज कहीं ना कहीं पढ़ी होगी तो ऑटोमेटिकली रिलेट कर लेगा। ये चीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये चीजें कंट्रोलेबल है। हम हमारी तैयारी के दौरान ये सारी चीजें बना सकते हैं। क्या करेक्ट आंसर होगा ये मैं नहीं, आपको कोई घूटी बना के नहीं पिला सकती, आप अपने आप को ये नहीं बोल सकते यही सही आंसर होगा। वो तो चलो ठीक है, तुक्का लग गया। बट वैसे मैं बता रही हूँ कि जब हमारी तैयारी चलती है तो हम हमारे ब्रेन को जो है वो एक सर्टेन लेवल पे एडुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जैसे मशीन लर्निंग में हम ये चीज करते हैं ना कि अगर इस तरीके की चीज होती है इफ एल्स कंडीशन में कि अगर ये चीज हुई तो फिर ये करना है, अगर ये चीज हुई तो ये करना है, तो वो रिलेटिबिलिटी तब आपकी बनेगी जब आप लोगों का कंसोलिडेशन प्रॉपर होगा और आप लोगों का रिविजन प्रॉपर होगा। और क्योंकि हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जाने वाले जहां पर ज्यादातर MCQs हमको सॉल्व करने, तो हमारे लिए टॉपिक वाइज
क्लियर विजन होना चाहिए कि इस टॉपिक से इतने ही लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये हो सकता है। ये सारी चीजें अगर आप लोग कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपका दिन सॉर्टेड है। 3 क्वार्टर में डिवाइड करो और लग जाओ, क्योंकि 120 दिन है, आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। कंपटीशन और रिसोर्सेज की मैंने डेफिनेटली यहां पर बात करनी है। तो रिसोर्सेज के लिए मैं आपको फिर बोलती हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज समझो कि जो आप लोगों के रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आपको हेल्प मिले। ठीक है, अगर एक जगह है जहां पर आप लोगों को 150 क्लासेस देखने मिल रही है, ठीक है, आपके पास में 150 वीडियोस है, डेफिनेटली आप उनको कवर कर सकते हो, आपके पास में समय है, आपके पास में 200 वीडियोस है, 500 वीडियो, यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सारा कंटेंट है। बट आपको पता होना चाहिए कि भैया कहां पे डुबकी लगानी है। या तो आप ये समझ जाओ, क्लियर कर लो, और ये बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल आप मेहनत का काम है, ये कर सकते हैं, है ना। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है मैम, मेरे पास में समय इतना ही है, मैं 1 घंटे के अंदर इतना ही कर सकता हूँ और मैं जॉब ओरिएंटेड हूँ, तो मैम कुछ और तरीका है तो बताइए। तो और तरीके आपके पास में पेड कोर्सेज के होते हैं, जैसे कि एटम 2.0 जो मैंने आप लोगों को बताया, विजन एकदम क्लियर है, वहां पर आप लोगों के लिए ये सारी जो बैकग्राउंड वाली मेहनत है वो ऑलरेडी मैं करके आती हूँ। आपका काम है कि जो आपने वीडियो देखे वो, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ स्टडी। फिर बता दूं, पेड कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, सेल्फ स्टडी करने से होता है। तो अगर आप वो करने के लिए कैपेबल हो तो ही पेड कोर्स के अंदर एनरोल करिएगा। फिर आती है बात कि मैम मुझे बहुत सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं या मुझे प्रैक्टिस करनी है, मेरा एक बार नेट हो चुका है, अब जेआरएफ पे जाना है, तो आपके लिए इग्निशन बैच लेके आई हूं जिसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो। तो कुल मिला के रिसोर्सेज आपके पास में पूरे हैं, रिसोर्सेज आपके पास में सारे हैं, बस आपको ये डिसाइड करना है कब, कैसे और किस वक्त आप लोगों के लिए टाइम है जो आप लगा सकते हो। एंड देन कंपटीशन की बात करूं तो दिनों दिन कंपटीशन तो भैया बढ़ता ही जा रहा है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशंस या लेटेस्ट नोटिस वाले वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। कंपटीशन दिनों दिन राइज हो रहा है। कंपटीशन का एक सीधा सीधा मतलब ये भी होता है कि आप लोगों के लिए जो है वो दिनों दिन अवेलेबिलिटी और रीच बहुत बढ़ रही है अब यूजीसी नेट की। पहले जितने बच्चों को यूजीसी नेट के बारे में पता था या पहले जितने यूट्यूब चैनल्स थे यूजीसी के और आज जितने हैं, उसको कंपेयर करके आपको आइडिया लग जाएगा। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो एनटीए भी देख रहा है, उसको भी पता है कि कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल की तैयारी चल रही है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस एंड लेवल ऑफ कंपटीशन तो दिनों दिन इंक्रीज ही होगा। ये आपका डिसीजन है, खैर ये आप लोग देखिएगा। मैं जो आपके लिए ऑफर कर सकती थी वो मैंने आपको बताया, स्ट्रैटेजी बताई। इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि 14 तारीख को वसंत पंचमी है। आप सभी लोगों के लिए 10% एडिशनल डिस्काउंट जेआरएफ अड्डा के सभी कोर्सेज पर और सारे के सारे पैकेजेस पर लेके आई हूं। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये 10% डिस्काउंट आप लोग ले सकते हो अगर आप लोगों को एटम 2.0 ज्वाइन करना है। कंप्लीट बैच है। इसके अलावा आप सब बच्चों के लिए एक मीटअप हम लोगों ने प्लान किया है, छोटा सा ही मीटअप होगा, वही 50-100 बच्चों के बीच में ही करेंगे, इससे ज्यादा एंट्रीज नहीं लेंगे। आपके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म है, अगर आप आ सकते हैं दिल्ली तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, मतलब आप इच्छा रखते हैं आने की तो ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। 24 फरवरी को ये मीटअप होने वाला है दिल्ली के अंदर, इसीलिए रखा है कि सब बच्चों के लिए अप्रोचेबल हो, है ना। तो अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं। और बाकी मैं फिर बोल दूंगी कि 120 दिन बहुत दिन होते हैं, अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करके देखो तो बहुत मिनट होते हैं। ऑलरेडी जो क्लासेस हो चुकी है एटम के, वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और जो आगे आने वाली लाइव क्लासेस हैं वो आप हमारे साथ ले सकते हो। जो क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। लास्ट का जो 1 महीना रहेगा, उस 1 महीना के अंदर हम लोग जम के जो है वो रिविजन करने वाले हैं। जो भी बच्चे ये वाला पैकेज लेते हैं, जो ये सबसे बड़ा वाला हमारा पैकेज है, इसमें पेपर 1 के पेपर 2 के नोट्स मिलते हैं, साथ ही साथ जो मैं क्रैश कोर्स लेके आऊंगी लास्ट के 1 महीने में वो भी आपको इसमें मिलेगा, है ना। उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री आप लोगों को मिलेगी। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब लेना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। बस एक सजेशन है जो मैं देना चाहती हूँ कि लास्ट के 4 महीने में कैसे डिवीजन हम लोग कर सकते हैं या क्या चीज है जो शायद आपके लिए काम कर सकती है। इसके अलावा आपकी कोई सजेशन हो या आपको लगता है कि और कोई प्रॉब्लम है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलूंगी कल सुबह 8 बजे आप लोगों के लिए हमारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर। बाय बाय।